जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आत्मकथाओं के बारे में। यानी कि आज हम बात करेंगे आत्मकथा, जिसमें दलित आत्मकथाएं, महिला आत्मकथाएं, इन सबको भी हम शामिल करने वाले हैं। तो इस वीडियो में लगातार बने रहिए। और मैं हमेशा आपसे जय हिंद बोलता हूं, तो कम से कम आप जय हिंद तो नीचे कमेंट्स में लिख दिया करो यार। इतना भी आलसी होना ठीक नहीं है। फिर आप सफल कैसे होगे अगर इतने ही आलसी बनोगे तो दोस्तों, जय हिंद लिखिए कमेंट्स में और शुरुआत करते हैं आत्मकथाओं की। ओके दोस्तों, इससे पहले हम 24 वीडियोज़ बना चुके हैं, जिसमें हमने सभी विधाओं को शामिल कर लिया है। अब कुछ चीज़ें बची हैं, आत्मकथा बची है और जीवनी बची है, और कुछ चीज़ें बची हैं जिससे हमारा गद्य फिर उसमें ख़त्म हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहले तो समझ लो कि आत्मकथा क्या होती है और ये जीवनी क्या होती है। मतलब एक तरीके से एक ही आप सोचोगे यार आत्मकथा और जीवनी में क्या अंतर, तो आप लोग सब जानते होंगे। वैसे आत्मकथा वो होती है जिसको कोई भी राइटर खुद लिखता है अपने जीवन के अनुभव के आधार पर, और अपने सामाजिक जीवन में उसने क्या भोगा है, क्या पाया है, उसको खुद लिखता है, वो होती है आत्मकथा। जबकि किसी की आत्मकथा कोई अन्य लिखे तो वो होती है जीवनी। यानी कि ये है महात्मा गांधी, और इनकी जीवनी को कोई और लिखे, यानी राइटर कोई और हो, तो वो जो होती है जीवनी। जबकि आत्मकथा खुद के द्वारा लिखी जाती है। ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है दोस्तों, इसको समझने के लिए। इसमें है कि कोई व्यक्ति कलात्मक या साहित्यिक ढंग से, मतलब कोई भी आदमी कलात्मक या साहित्यिक ढंग से अपनी जीवनी स्वयं लिखता है, उसे आत्मकथा कहते हैं हम लोग। जबकि आप उसके विपरीत देख सकते हो जीवनी को, क्योंकि जीवनी में इंसान मरणोपरांत भी लिख सकता है। जैसे कि कोई आदमी जीवित है तब तो वो आत्मकथा लिखेगा, लेकिन जीवनी में क्या है, अगर जीवित है तब भी लिखी जा सकती है, अगर ये मर चुका है तो तब भी जीवनी लिखी जा सकती है। तो ये बेसिक अंतर है जीवनी और आत्मकथा में। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि साहित्य के प्रसंग में हंस जो पत्रिका है उसमें आत्मकथा 1932 में ऐतिहासिक महत्व रखता है। मतलब एक हंस पत्रिका है, उसमें कि आत्मकथांक नाम से एक अलग से चैप्टर चला करता था पत्रिका में। उसमें ही बहुत सारी जो आत्मकथाएं प्रकाशित हुई थी, इसलिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। दोस्तों आगे बात करते हैं गुलाब राय कृत मेरी असफलताएं। गुलाब राय की है मेरी असफलताएं, जो 1941 में लिखी, जिसमें क्या था, व्यंग्य, आलोचन एवं विनोद कृति का सार्थक समन्वय था। यानी कि जिन्होंने जो आत्मकथा लिखी है गुलाब राय ने, उसमें व्यंग्य भी था और आलोचना भी थी और हास्य विनोद भी था। यानी इन चीज़ों का समन्वय उसकी आत्मकथा में मिलता है। अब बात करते हैं, देखो, मेरी जीवन यात्रा 1946, आपने इनके बारे में, क्योंकि राहुल सांकृत्यायन एक ऐसे राइटर हैं, उसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि इनका जो जीवन था यायावर जीवन था। यानी घुमक्कड़ प्रजाति के आदमी थे, थोड़ा घुमक्कड़ घूमने करने में ये बहुत ज़्यादा वो रखते थे। तो इनकी मेरी जीवन यात्रा 1946 में इन्होंने लिखी आत्मकथा के रूप में। सेठ गोविंददास ने आत्मनिरीक्षण 1958 में लिखा है। वहीं वियोगी हरि ने लिखा है मेरा जीवन प्रवाह 1948। मेरा जीवन प्रवाह 1948। दोस्तों सुधाकर द्विवेदी ने लिखा है राम कहानी। मैंने यहाँ पर देखो, वैसे तो आत्मकथा अगर कोई किताब उठा कर देखोगे तो हजारों आत्मकथाएं आपको मिल जाएंगी, लेकिन मैंने आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ से मोस्ट फैक्ट या तथ्यों को लेकर आया हूँ। ज़्यादा कचरा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कौन सी पत्रिका आत्मकथा में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो है हंस पत्रिका। एक क्वेश्चन तो यहाँ से बनता है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है इसमें, जो राहुल सांकृत्यायन का मेरी जीवन यात्रा, ये ना यायावर प्रवृत्ति के आदमी, इसलिए इनका इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वैसे कई दलित आत्मकथाएं आएंगी जिसमें जैसे और भी, जिसमें झूठन वगैरह, राजेंद्र की, ऐसे बहुत सी आत्मकथाएं आएंगी जिनकी हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। सुधाकर द्विवेदी की राम कहानी आत्मकथा है। वहीं आगे बात करते हैं अंबिका दत्त व्यास की, उन्होंने निज वृतांत 1901 में लिखा था। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? यह व्यवस्थित ढंग की आरंभिक कथाओं में से एक है। ये व्यवस्थित ढंग की आरंभिक आत्मकथाओं में से एक है अंबिका दत्त व्यास की। इनका नाम है निज वृतांत। दोस्तों आगे बात करते हैं सत्यानंद अग्निहोत्री। इन्होंने लिखा है कि मुझ में देव जीवन का विकास, 1910 में ये लिखी गई है। दोस्तों आप इनको लगातार पढ़ते रहिए और संभव हो सके तो नोट भी करते रहिए और बिल्कुल लगे रहिए बस। दोस्तों आगे हम बात करते हैं रामविलास शुक्ल के बारे में। मैं क्रांतिकारी कैसे बना, 1933 में लिखेगी। वहीं भवानी दयाल सन्यासी ने लिखा है कि प्रवासी की आत्मकथा। इनकी सन इंपॉर्टेंट नहीं है, सन इंपॉर्टेंट है तो एक दो की हैं, जिसमें ये
हंस पत्रिका की समय इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, सन यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहीं बात करते हैं दोस्तों आगे रामविलास शुक्ल के बारे में। इन्होंने मैं क्रांतिकारी कैसे बना ये 1933 में लिखी है। दोस्तों भवानी दयाल सन्यासी ने प्रवासी की आत्मकथा लिखी है। सत्यदेव परिवारजक ने स्वतंत्रता की खोज में लिखी है। वहीं राहुल सांकृता ने मेरी जीवन यात्रा 1946। अच्छा, ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि एक तो यायावर जीवन था इनका, और इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये 1905 भागों में इसको उन्होंने प्रकाशित किया। पहले जो 2 भाग थे जो 1940 और 1947 में आए, जबकि जो 3 भाग थे वो 1967 में उनकी मृत्यु के बाद आए थे। यानी प्रकाशित उन्होंने लिखा खुद ने है, एक बात नोट करो, लिखा उन्होंने खुद ने, लेकिन प्रकाशन उनका बाद में हुआ था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हरिवंश राय बच्चन की। देखो, क्या भूलूं क्या याद करूं, अमिताभ बच्चन के पिता हैं ये हरिवंश राय बच्चन। क्या भूलूं क्या याद करूं जो 1969 में आई थी। इनको 4 खंडों में उन्होंने लिखा था, 4 खंडों में आत्मकथा को, और उन्होंने अपनी आत्मकथाओं को स्मृति यात्रा यज्ञ कहा। और ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि क्या भूलूं क्या याद करूं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और स्मृति यात्रा यज्ञ उन्होंने कहा है, इसलिए भी ये ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखती है। दोस्तों आगे बात करते हैं नीट का निर्माण जो देखो 4 भागों में आई थी। पहला था 1969, दूसरा नीट का निर्माण जो 1970, बसेरे से दूर 1978 और 10 द्वार के सोपान 1985। इस तरीके से लिखी थी उन्होंने आत्मकथाएं। दोस्तों आगे बात करते हैं डॉक्टर देवराज उपाध्याय के बारे में। यौवन के द्वार पर 1970, वृंदावन लाल वर्मा अपनी कहानी 1970। वहीं रामविलास शर्मा, ये भी महत्वपूर्ण है, रामविलास शर्मा के महत्वपूर्ण क्यों है क्योंकि ये बहुत बड़े आलोचक हैं, आप जानती हो। घर की बात 1985 में उन्होंने लिखा है, घर की बात, और दूसरा लिखा है अपनी धरती अपने लोग, ये 1996 में लिखा है। देख लीजिए दोस्तों, शिवपूजन साहब मेरा जीवन 1985, और हंसराज रहबर ने लिखा है मेरे 7 जन्म, ये 3 खंडों में प्रकाशित आत्मकथा है। दोस्तों यशपाल ने लिखा है कि मेरी जीवन यात्रा धारा 1947। अच्छा, मेरा जीवन यात्रा 1900 धारा, ये दोनों अलग अलग हैं। देखो रेणु महत्वपूर्ण है क्योंकि बड़े आंचलिक उपन्यासकार हैं। आप कमेंट करते नहीं हो, पता नहीं, एक मेरे समझ नहीं लगता कि आप लोग अपने आप का मंथन क्यों नहीं करते। देखो मैं खुद नेट JRF PhD शिक्षक, बहुत चीज़ें मैंने इस चीज़ में आगे हूँ, हिंदी का अच्छा विद्यार्थी हूँ मैं, ये लगा लो आप, और जीवन भर विद्यार्थी रहूँगा। लेकिन आप जो हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपकी जो बिल्कुल आपका अटैचमेंट है ना, मतलब चीज़ों को लेकर उतना नहीं बन पा रहा है। आप लोग ना कमेंट्स में कोई जवाब नहीं देते, कमेंट्स बहुत कम कमेंट करते हो, जबकि अच्छी बात नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई रेणु का आंचलिक उपन्यास कौन सा है, मैं जानता हूँ अधिकतर लोग जानते होंगे, लेकिन बताओ कौन सा है, पता तो लगे। रेणु का आंचलिक उपन्यास कौन सा है, बताओ, कमेंट करो। अच्छा, आत्म परिचय उनका आत्मकथा है 1988 में। और ये भी बताओ ये रेणु है, ये मेल है या फीमेल है, ये भी बताओ। रेणु मेल है फीमेल है, ये भी बताओ कमेंट में। डॉक्टर अमृतलाल नागर के है टुकड़े टुकड़े दास्तान 1986, टुकड़े टुकड़े दास्तान 1986। वहीं डॉक्टर नगेंद्र की बात करें तो अर्ध कथा 1988 की है, बड़े आलोचक हैं ये भी। और रामदर्श मिश्र हैं, सहचर है समय 1991, और जहां मैं खड़ा हूं 1984। ये इनकी आत्मकथाएं हैं। दोस्तों यहाँ पर हम मुक्तिबोध की देख लेते हैं। मुक्तिबोध की आत्मकथा कौन सी है। मुक्तिबोध की जो आत्मकथा है वो जीवनी ज़्यादा एक तरीके से, ये शर्मा से प्रेरणा मिली थे, रामविलास शर्मा से और बाण भट्ट की आत्मकथा से, ठीक है। ये इनकी आत्मकथा है, बाण भट्ट की आत्मकथा, ये जीवनी ज़्यादा नजर आती है। सूर्य प्रसाद दीक्षित ने निराला की आत्मकथा 1970 में लिखी थी। निराला की आत्मकथा ये जीवनी ज़्यादा है क्योंकि ये लिखी है किसी और राइटर ने, और निराला के बारे में लिखी है। पर देखो समझो, इन्होंने निराला के बारे में लिखी है, पूरी तरह निराला के बारे में नहीं है ये, इनमें इनका भी लिंक है। ये खुद की जीवन की दास्तान बता रहे हैं निराला से लिंक करके, तो इसलिए ये आज जीवनी में भी आ जाती है। दोस्तों आगे बात करते हैं महिला आत्मकथाकारों के बारे में, कौन कौन सी महिलाएं जिन्होंने आत्मकथाएं लिखी हैं। ओके, बात करते हैं प्रतिभा अग्रवाल की। उन्होंने मोड़ जिंदगी का 1996 में 2 खंडों में प्रकाशित की है। देखो महिलाएं भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, महिलाओं को अब तो तथ्य तो आपको देखने पड़ेंगे यार, गद्य में तो तथ्य चलते हैं और आधुनिक काल ही पूछा जाता है आज के सभी एग्जामों में, तो आधुनिक काल पर ज़्यादा फोकस रहता है। ये भक्ति काल और ये सब चले गए भाई, ये भाई भक्ति काल से रीति काल से पूछ लिया, सारी दुनिया ने रट के पटक रखे हैं फैक्ट उनके, वहाँ से पूछते ही नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं सभी, आप यूजीसी नेट का पेपर उठा के देख लो, चाहे आप TGT PGT कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, क्वेश्चन आते हैं इस तरीके के। भक्ति काल में से 1-2 दे देंगे, वो सबको सही करने होते हैं। यहाँ कन्फ्यूज़ होते हैं बच्चे, इसलिए यहाँ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आते हैं, तो मैं इन्हीं को ज़्यादा करवा रहा हूँ। कुसुम अंसल कहते हैं कि जो कहा नहीं गया 1996 में। पद्मा सचदेव की है कि
नंदू बावड़ी 1999। वहीं शीला झुंझुनवाला ने लिखी है कुछ कही कुछ अनकही, ये लिखी है 2000 में। मैत्री पुष्मा बड़ी राइटर हैं। कस्तूरी मंडल सर्वे 2002 और गुड़िया भीतर गुड़िया 2008 में लिखी है उन्होंने। रमणिका गुप्ता बहुत बड़ी आदिवासी लेखिका है रमणिका गुप्ता, और इन्होंने बिहार में जो झारखंड में जो पलायन हुआ है कोयलों की खदानों की वजह से, उनके ऊपर उन्होंने बहुत अच्छा, आदिवासियों का जो पलायन उनके ऊपर बहुत अच्छा लिखा है उन्होंने। हाथ से लिखा है रमणिका गुप्ता ने। वही मन्नू, मैं इनसे व्यक्तिगत रूप से मिला हुआ हूँ अभी। और मनु भंडारी के बारे में बात करते हैं, एक कहानी ये भी 2007 में। और प्रभा खेतान अन्यथा से अन्यथा या अन्यथा 2007। वहीं कृष्णा अग्निहोत्री ने लगता नहीं है दिल मेरा 1997। और औरत 2010। ये इनकी आत्मकथाएं हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं दलित आत्मकथाकारों के बारे में। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण है ओम प्रकाश वाल्मीकि, लेकिन हम पहले और चीज़ देख लेते हैं। देखो चंद्र किरण है, उन्होंने पिंजरे की मैना लिखी थी 2008 में। अच्छा, ये सबसे पहली बात समझो इसमें, पहली महिला दलित आत्मकथाकार हैं ये, इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहली महिला दलित आत्मकथाकार हैं इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो ध्यान रखना। वहीं बात करते हैं मोहनदास के बारे में। अपने अपने पिंजरे भाग 1 लिखा था 1995 में और भाग 2 लिखा था 2000 में। अच्छा, मोहनदास नैमिषारण्य हैं, ये आपने नाम सुना होगा इनका। मोहनदास नैमिषारण्य हैं, मैं इनसे मिला हूँ, गुजरात में मिला था इन सेमिनार में एक बार इनसे। ओके दोस्तों, आगे हम बात करते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि, और इनका निधन हो गया है। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जूठन 1997 में लिखी। मैंने इनकी ये आत्मकथा पढ़ी है। और हुआ ऐसा दोस्तों कि मैं दिल्ली से गुजरात जा रहा था, एंड मुझे अब वहाँ शाम को लगता है कि यार कितना समय लगता है दिल्ली से, वहाँ फ्लाइट से जा नहीं रहा था, मैं ट्रेन से जा रहा था, तो तकरीबन 15 घंटे का समय लगता है, 15-16 घंटे का। तो मेरे पास ना कोई किताब मुझे लगा कि लिटरेचर पढ़नी चाहिए, क्योंकि इंटरनेट वगैरह चलता नहीं है ट्रेन में। तो मुझे जूठन मेरे पास मिल गई। बहुत सुना था जूठन के बारे में, और तभी उनका निधन हुआ था उसी समय। तो कई सेमिनारों में भी उस समय उनका निधन हुआ, तो कई से राजेंद्र यादव और ओम प्रकाश वाल्मीकि के आसपास ही निधन हुआ था। राजेंद्र यादव बहुत बड़े कथाकार हैं उनका, और ओम प्रकाश वाल्मीकि का आसपास ही हुआ था निधन। तो कई सेमिनारों में राजेंद्र यादव और ओम प्रकाश वाल्मीकि के ऊपर मुझे बोलना था कई यूनिवर्सिटीज़ में। तो मैंने कहा जूठन को मैं पढ़ लेता हूँ, क्योंकि जूठन को मैं अच्छी तरह से कोट कर सकता हूँ, मैं ये सोच रहा था। तो मैंने इस जूठन पढ़ी, क्या कमाल लिखी है। और अगर आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि जो दलित जीवन है और जो उन्होंने जो संघर्ष किया है अपने जीवन में, कितना टफ संघर्ष किया है। तो बिल्कुल अगर आप संभव हो सकते हो इसको ज़रूर पढ़ना। दोस्तों सुशीला टॉक वोरे ने लिखा है शिकंजे का दर्द। वही निर्मल जैन ने लिखा है कि ज़माने में हम। दोस्तों आगे बात करते हैं डॉक्टर सूरज पाल चौहान के बारे में। इन्होंने लिखा है तिरस्कार 2002 और संतृप्त लिखा 2006। ये देख पता है जूठन में क्या है कि जब वो जैसे कोई शादी पार्टी होती थी ना पहले, तो ये लोग जो जूठा बचता था ना उसको खाकर जीवन यापन करते थे। मतलब बहुत मार्मिक कहानी है, आप जरूर पढ़ना है इसको, अच्छा लगेगा आपको, साहित्यिक दृष्टि से अच्छा लगेगा। रूप नारायण सोनकर, मैं इनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, नागफनी 2007 में लिखी है, बहुत सेमिनारों में मिल चुका है उनसे। और श्यामा सिंह बेचन ने लिखा है मेरे बचपन मेरे कंधों पर, 2009 में ये लिखा गया है। दोस्तों वहीं आगे हम बात करते हैं डॉक्टर तुलसीराम ने लिखा है मुर्दैया। डॉक्टर तुलसीराम ने मुर्दैया लिखा है, 3 भागों में प्रकाशित है ये। अच्छा दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ देखो राजेंद्र यादव की, मैंने अब थोड़ी देर पहले बात की थी। राजेंद्र यादव और ओम प्रकाश वाल्मीकि का समान ही टाइम पर हुआ था उनका निधन, थोड़े दिन के आगे पीछे। वहीं दोस्तों आगे बात करते हैं देवेंद्र सत्यार्थी के बारे में। अब हमारा जो दलित आत्मकथाएं वो खत्म हो गई हैं और अब नॉर्मल चीज़ें पढ़ रहे हैं हम। देवेंद्र सत्यार्थी हैं, वो चांद सूरज के वीरान 3 खंडों में 1952 में लिखा है। नील यक्षिणी 1985। वहीं सुमित्रानंदन पंत ने लिखा है कि 60 वर्ष एक रेखांकन, उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है। वहीं भगवती चरण वर्मा ने लिखा है धूपल। वहीं श्री राम शर्मा ने लिखा है सेवाग्राम की डायरी। दोस्तों आगे बात करते हैं यशपाल के बारे में। यशपाल ने लिखा है सिंहावलोकन 3 खंडों में 1951, 1952 और 1955। वहीं सिंहराज रहबर ने लिखा है कि मेरे साथ जन्म 1986, ये 2 खंडों में प्रकाशित है। दोस्तों आगे हम नंबर लेंगे जीवनी के बारे में, ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे आप सभी से। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जाया करो, थोड़ा अच्छा लगता है। चलिए धन्यवाद।